वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 को लेकर। देखिए, पिछले वर्षों पर आधारित मैं करीब 200 प्रश्न लेकर आया हूं। यहां से आपको 100% क्वेश्चन आएंगे, हस्तलिखित नोट्स हैं। और आज की क्लास में हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट होने वाला है। क्लास को पूरा वॉच करें और जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है वो क्लास को अभी से छोड़कर चले जाएँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम बात करेंगे चोरी चोरा कांड कब हुआ। तो दोस्तों आप कहेंगे 1922 में। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर कांग्रेस एवं खिलाफत आंदोलन के जुलूस पर गोलियां चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी। देखिए, जो चोरी चोरा कांड हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में दोस्तों यहाँ पर जो है कांग्रेस एवं खिलाफत आंदोलन के जुलूस पर गोलियां चलाई। इस पर भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी। इस घटना में एक थानेदार अथवा 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, अगर ज़्यादा डीपली पूछेगा कि बताइए चोरी चोरा कांड में कितने हवलदारों की मृत्यु हुई, तो आप कहेंगे सर 21 हवलदारों की मृत्यु हुई। बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गुजरात के बारदोली में 12 फरवरी 1922 के असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया। तो देखिए, 12 फरवरी 1922 को जो दोस्तों असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। अगर आप दोस्तों जानते हैं तो एक बार मुझे कमेंट में बताएं कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन, तो सर आप कहेंगे 1923। कई बार ये प्रश्न आया गया है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो आप सभी कहेंगे 1923। चोरी चोरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया और गांधी को 6 साल की जेल हुई। समझ सकते हैं आप, 6 साल की जेल हुई असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद। लेकिन 1924 में उन्हें बीमारी के चलते समय से पहले ही छोड़ दिया गया था, ठीक है। काफ़ी डीपली क्वेश्चंस हैं और अब जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आप एमसीक्यू कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि 10 से 15 मिनट निकाल करके आप क्लास को वॉच कर लें। काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे साथ जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं और उनका सिलेक्शन 100% होगा। हम उनसे लाइव कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलेंगे सिलेक्शन के बाद। गांधी की गिरफ्तारी के बाद देश में निराशा का माहौल था, जिस कारण मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने देश में नई विचारधारा को जन्म दिया। 1922 के गया अधिवेशन में सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। वेरी गुड। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भाई बताएं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो दोस्तों यहाँ पर चित्तरंजन दास जी ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किया और जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, जिसे मार्च 1923 में बदलकर स्वराज पार्टी कर दिया। देखिए, पहले जो इसका नाम था स्वराज पार्टी का वो था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, लेकिन 1923 में इसका नाम बदलकर स्वराज पार्टी कर दिया। इस पार्टी के महासचिव मोतीलाल नेहरू तथा अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास जी थे। तो देखिए, आपसे ये पूछ सकता है कि बताएं स्वराज पार्टी का पुराना नाम क्या था। तो सर आप यही कहेंगे कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और जो उसके महासचिव थे वो मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, ठीक है। इनका उद्देश्य विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर सरकार को काम न करना तथा 1919 के अधिनियम का विरोध करना था। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताएं 1919 का अधिनियम क्या था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए और केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष बने। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज पार्टी का मुस्लिम लीग ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर समर्थन किया था। देखिए दोस्तों, इसके बाद 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद 1930 तक इस पार्टी का भी अंत हो गया। यानी स्वराज पार्टी बनाई थी जो अध्यक्ष थे इसके चित्तरंजन दास, उनकी मृत्यु के बाद 1930 में इस पार्टी का भी अंत हो गया। इसके बाद बात करेंगे गांधीदास पैक्ट, जो कि 1924 में बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 1924 में गांधी, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने एक संयुक्त वक्तव्य यानी कि वक्तव्य मीन्स भाषण दिया, जिसे गांधीदास पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट की मुख्य बातों की पुष्टि कांग्रेस के 1924 बेलगांव अधिवेशन के दौरान की गई। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस की समाप्ति कर दी जाए। तो ये दोस्तों आपका गांधीदास पैक्ट 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करेंगे कुछ राजनीतिक दल एवं आंदोलन। तो दोस्तों उसके बाद आता है इंडियन लिबरल एसोसिएशन 1918। इसका गठन 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया। देखिए, पूछा जाएगा भाई बताइए इंडियन लिबरल एसोसिएशन का गठन कब किया गया, तो आप एक ही सुर में कहेंगे 1918 में किया गया। और किया गया था दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में की गई थी। पूछ सकता है क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई और जो इसके किसके अंडर में हुई थी यानी किसके द्वारा की गई थी, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1924 में एम.एन. राय ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा।
आप देख लेना, ठीक है। तथा 1925 में इसका हेड क्वार्टर मुंबई कर दिया गया, ठीक है। पहले जिसकी स्थापना की गई कम्युनिस्ट पार्टी की दोस्तों, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में एम एन राय ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में की। लेकिन 1925 में क्या हुआ दोस्तों, एक साल बाद इसका जो हेड क्वार्टर था वो मुंबई कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद आता है काकोरी कांड 1925। एक एक क्वेश्चन मैंने आपका वो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं जो कि एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस हैं, तो क्लास को पूरा वॉच करिए भाई, तभी आपको समझ आएगा। 9 अगस्त 1925 HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया। यानी कि दोस्तों इसमें क्या हुआ था, ट्रेन को लूट लिया गया था, मालगाड़ी को। तो यही आपका काकोरी कांड है। लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन ही मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया। इसी घटना को काकोरी कांड कहा गया और इससे संबंधित सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो इसमें शामिल थे उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखेंगे कौन कौन इसमें शामिल थे। काकोरी केस में बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इस केस के वकील जो थे जगत नारायण थे। इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद तथा रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जिले में तथा राजेंद्र नाहाड़ी को गोंडा में फांसी दे दी गई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछ सकता है कि बताइए काकोरी कांड में किस किस को फांसी दी गई, तो आप कहेंगे सर इसके जो वकील थे जगत नारायण, इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल को जो गोरखपुर है, ठीक है साथियों, कोई ना कोई बीच में मिस्टेक कर जाता है, क्लास को माफ़ी चाहूँगा। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद तथा रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जिले में तथा राजेंद्र नाहाड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। तो मैं कहूँगा कि एक कॉपी पेन लेकर बैठे और इस क्लास को अच्छे से लिख ली। देखिए इस केस के बाद चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए, यानी कि काकोरी कांड के बाद जो थे चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। HSR की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई। इसके बाद आता है साइमन कमीशन 1927। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाला आयोग भारत भेजा, जिस कारण से श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत मतलब सफ़ेद कमीशन भी कहा जाता है। इसी कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया एवं इसके विरोध का अन्य कारण इनकी नियुक्ति को लेकर था, क्योंकि इसी नियुक्ति 10 वर्ष में की जानी थी, परंतु इसकी नियुक्ति 2 वर्ष पूर्व कर दी गई। इस समय भारत के सचिव थे दोस्तों वो वर्कर, और जो वायसराय थे वो इरविन थे, ठीक है। दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन में मोहम्मद अली अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन बहिष्कार का जो निर्णय लिया गया किसकी अध्यक्षता में लिया गया, तो दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन में मोहम्मद अली अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग तथा जस्टिस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो बम्बई में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए तथा साथ ही काले झंडे भी दिखाए गए। 1928-1929 के दौरान साइमन कमीशन 2 बार भारत आया और इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी, जिस पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन के दौरान विचार होना था। इस आयोग के विरोध के दौरान लाहौर में लाठीचार्ज हुआ, जिस कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें देश शासन के स्थान पर उत्तरदायित्व शासन, उड़ीसा तथा सिद्ध प्रांतों को भारत से अलग करा जाए, इसे संघीय संविधान बनाया जाए। नोट करके बताऊंगा मैं आपको, शिव स्वामी अय्यर ने रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में बम फेंकने योग्य बताया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ जाता है कि रद्दी की टोकरी में बम फेंकने योग्य किसने बताया, तो आप कहेंगे शिव स्वामी अय्यर ने। देखिए लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए सैंडर्स ने लाठी मारकर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताएं भाई लाला लाजपत राय की हत्या कैसे हुई, तो जो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो वहाँ सैंडर्स ने लाठी मारकर हत्या कर दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड करें। नेहरू रिपोर्ट 1928। भारत सचिव वर्कर हेट ने भारतीयों के सामने एक चुनौती रखी कि वह एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी भारतीयों के लिए मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और फरवरी 1928 में पहली बार दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें ऐसे संविधान की बात कही गई जो पूर्व उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था करे। मई 1928 में मुंबई में दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की एवं इसके सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 में पेश की। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। भारत को जो था यहाँ पर डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए। देखिए धर्मनिरपेक्ष की मैं बात करूँ, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का पालन करना, और आज भी हमारा संविधान जो है
धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी धर्मों को यह समाज स्वतंत्रता है, सभी को अपने अपने धर्म अपनाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त किया जाना चाहिए। देखिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त किया जाए। अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए तथा नागरिकों को परिभाषित किया जाए। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। ये जो थी इनकी मांगे थी। कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र तथा जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य को अपना उद्देश्य बताया और इसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया और सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्र प्राप्ति के लिए ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के मोहम्मद जिन्ना ने भी दरकिनार कर दिया और इनके अलावा सिख समुदाय तथा दलित खुश नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर इनकी प्रमुख मांगे थी वयस्क मताधिकार होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो तो उनको मतदान का अधिकार दिया जाए। लेकिन जो पहले थी मतदान की आयु थी 21 वर्ष, लेकिन उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया था। कब किया गया था तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनियन स्टेट क्या होता है ये भी आप लोग मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए। देखिए दोस्तों जिन्ना फार्मूला 1929 इसी मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के द्वारा दिया गया था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा को समाप्त किया जा रहा था, जिस कारण मुसलमानों के हितों के लिए जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी, जिन्हें जिन्ना की 14 सूत्री मांगे कहा जाता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू ने की। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहरा दिया और ये घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाया जाएगा। देखिए इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को हम संविधान दिवस मनाते हैं, यानी कि गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। कांग्रेस ने गांधी को यह अधिकार दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन व सिविल नाफरमानी की शुरुआत की। इसमें नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया और पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया। अब बात करेंगे हम गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। गांधी ने वायसराय इरविन के सामने 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 मांगे रखी, जिन्हें गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे कहा जाता। देखिए साथियों बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 नवंबर 1931 तक चला। ठीक है। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। इस समय जो वायसराय थे वो इरविन थे। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वायसराय कौन थे, तो आप सभी कहेंगे सर इरविन थे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलेंगे। लंदन में आयोजित हुआ। ठीक है। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों, इस समय वायसराय इरविन थे और ये लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों यानी कि शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में कुल 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन से कि बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन वायसराय कौन था और ये कहाँ पर आयोजित हुआ और कितने भारतीय सदस्यों ने यहाँ पर अपना प्रतिनिधि में हिस्सा लिया। तो देखिए आप कहेंगे 89 जो भारत विभिन्न दलों से संबंधित है, तो कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। देखिए अन्य दल थे लेकिन कांग्रेस का यहाँ ने भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। इस सम्मेलन में भारतीयों का अभाव, जिस कारण इस सम्मेलन का कोई उद्देश्य नहीं रही। अध्यक्षता जो थी दोस्तों यहाँ पर रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वायसराय जो थे इरविन थे। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व किया, यानी कि दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व दोस्तों KT पॉल द्वारा किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। ये संविधान सभा के निर्माण तथा तत्कालीन समस्याओं को लेकर था। तो देखिए इसके बाद हम दोस्तों इसमें सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिंग लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा कि बताएं जो कैबिनेट मिशन हुआ था 1946 उसमें सदस्य कौन कौन थे। तो 3 सदस्य थे दोस्तों यहाँ पर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिंग लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर। इस मिशन ने जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया, जिसके तहत भारत में 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग तथा 15 सीटें अन्य दलों को प्राप्त हुई। देखिए यहाँ से पूछा जाएगा कि बताएं कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी कैबिनेट मिशन में। तो दोस्तों जो इलेक्शन हुआ था 1996 के बाद भारत में, तो दोस्तों यहाँ पर 208 सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग और 15 सीटें जो अन्य दलों को प्राप्त हुई, जिस कारण मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर लिया और 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इसीलिए दोस्तों 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके फलस्वरूप पंजाब और बंगाल में दंगे हुए। गांधी जी शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए दोस्तों 9 आंख ली गई। गांधी के साहस और विवेक को देखते हुए माउंटबेटन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री की उपाधि दी। देखिए बात करेंगे एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 ब्रिटेन में श्रमिक दल यानी कि लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली PM बने
और उन्होंने भारतीयों को सत्ता सौंपने की घोषणा की, जिसके लिए उन्होंने वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बनकर आए और 2 महीनों की बातचीत के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन ही एकमात्र हल है। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम पॉलिटी के लेकर आएंगे। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।